कितना छोटा है। चलिए, am I visible to everyone in the class and audible at the same time? Yes. Yes. Yes, ma'am. Okay, बच्चा ठीक है। Still 3 minutes are there, but we are starting with the lecture क्योंकि maximum strength आ चुकी है। So we were studying about atom। ठीक है, atom को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम साइज़ की बात कर रहे हैं तो साइज़ मैंने आपको बताया दे आर वेरी 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 स्मॉल इन साइज। यू कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आइज एंड एट द सेम टाइम यू कैन नॉट सी देम विद द सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, बहुत तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, बट जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उससे एटम्स आर नॉट विजिबल। उनका साइज इफ़ यू टेक थिकनेस ऑफ वन पेपर, उस पेपर के अंदर की जो थिकनेस है उस पर आप क्या कर रहे हो, एक एटम के ऊपर दूसरे एटम को ऐसे स्टैक करते जाओगे तो इट विल टेक मिलियंस ऑफ एटम्स टू फॉर्म द थिकनेस ऑफ अ पेपर ऑन विच यू आर राइटिंग। सो कैन यू इमेजिन द साइज ऑफ दिस एटम कि वो कितना छोटा है। इसी तरीके से अगर हम एटम तो बहुत छोटा है ही, अभी हम इसके मास की साइज़ की आज क्लास में वही बात करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल की मैं अगर बात करूँ, वाटर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, इसको हम देखेंगे, इसको मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं। तो वन ड्रॉप ऑफ वाटर, देखना ज़रा, वन ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होते हैं। कैन यू इमेजिन करना भी बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, पानी जैसे कि मैंने ये ग्लास, दिस इज़ द ग्लास, और इस ग्लास में ये इस तरीके से आपको वाटर मॉलिक्यूल नज़र आते हैं। लेट मी ड्रॉ इट। ओह, आज तो रफ हो रहा है, चलिए गुड। ठीक है, ऑक्सीजन का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, तो ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, फिर ये छोटे छोटे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, फिर ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और फिर ये एक छोटे छोटे 2 हाइड्रोजन के, फिर ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और ये छोटे छोटे 2 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ही पानी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हमेशा 2 हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं। तो एक ड्रॉप पानी के अंदर ऐसे ये जो मैंने ये जो डिज़ाइन बनाया है खूबसूरत सा, तो ये डिज़ाइन कितने सारे हैं। सो दिस रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल, और ऐसे कितने हैं, 10 की पावर 24, तो कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 0 0 से 24 जीरो लगाओगे तो एक ड्रॉप वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। सो दिस इज द साइज, दिस इज यू कैन सी कि वो कितना छोटा होता है। चलिए, तो अब हम फाइनली अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ये एक इन्फॉर्मेशन थी, फ्लॉन्ट कर सकते हो। ठीक है, तो किसी को बताना हो तो बताना कि हमें तो पता है, तुमको पता है क्या, तो ऐसे बहुत मज़ा आता है बताने में। चलिए, ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट। एक मैं टेबल बना रही हूँ, पहले मैं टेबल बना रही हूँ, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि वो टेबल क्या है। ठीक है, मेरे साथ आप लोग ड्रॉ कर लीजिए पहले। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे उस टेबल के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मास, जो टेबल डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मास ऑफ एन एटम। ठीक है, अभी तुम 2-4 दिन से देख रहे हो कि कभी मैं ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम लेती हूँ, कभी मैं हाइड्रोजन का 1 ले रही हूँ, मतलब दे आर फिक्स्ड, और कार्बन का मैं 12 ग्राम लेती हूँ। तो आपको ये कहाँ से आया, ये कैसे बना, तो उसी के बारे में हम कुछ जानना चाह रहे हैं। तो मास ऑफ एन एटम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन का मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सारे नोन एलिमेंट, सारे नोन एटम में से हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम होता है। हाइड्रोजन का मास तुम्हें पता है कितना होता है, द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। हम जब भी बात करेंगे एक एटम की बात करेंगे। इस लेक्चर में आगे के 20 से 25 मिनट में जब बात करूंगी आप लोगों से, तो किसके बारे में बात करूंगी, एक एटम, चाहे कार्बन का लूँ, चाहे नाइट्रोजन का लूँ, ऑक्सीजन का लूँ, सबके एक एटम की बात करेंगे। देखना आप लोगों को आएगा समझ में। ठीक है, तो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम होता है 1.637 kg। ये तो डिसेंट लग रहा है। को अगर मैं 1/0.00000 डैश ऐसे 27 जीरो लगाऊँ, ठीक है, ऐसे कितने जीरो लगाने, 27,
तो कैन यू इमेजिन द साइज ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, दैट इज 1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg. नाउ कैन यू सी दिस मास? कैन यू इमेजिन कि ये कितना ज़्यादा छोटा होता है? यस, हाँ, ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ये बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने 1.673 लिखा, जब तक तो आपको लग रहा है यार 1 किलो 1.5 किलो के आसपास क्या बुराई है, बट कैसे हो सकता है 1.5 किलो के आसपास, जबकि हमने आपको बताया कि मिलियंस ऑफ एटम्स स्टैक टुगेदर टू गिव द थिकनेस ऑफ वन पेपर. तो ऑब्वियसली एटम का मास बहुत छोटे होने वाला था, और जैसे ही आपने नीचे देखा 10000 कितने 27, तो नाउ अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँगी तो 0.000000 कितने बाद ये 1673, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बट येस नेग्लिजिबल है, बट स्टिल वी say कि that the mass of one hydrogen atom is 1.673 into 10 की पावर 27. तो ये दिखने में बहुत ही खतरनाक सी वैल्यू है, ये एक वैल्यू. अब लेट्स से मैं जो थोड़ी छोटी सी टेबल ही बनाऊंगी आपके सामने, क्योंकि यही अगर इतना खतरनाक है तो जस्ट लुक एट द मासेस ऑफ सम अदर एटम्स ऑल्सो. देखना आप लोग मेरे साथ, ये सब लोग बना लीजिए. दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट आई एम शेयरिंग विद एवरीवन. मास ऑफ वन हाइड्रोजन, मैं एटम लिख रही हूँ ऊपर, तो वन हाइड्रोजन एटम, ठीक है. हाइड्रोजन सबके इधर मैं लिख रही हूँ हीलियम. ये याद नहीं करनी है, ये समझाने के लिए है, तो घबराना मत बिल्कुल भी, ठीक है. अगर इसको समझ लोगे तो कल जिसको जो भी जैसा भी मासेस का चक्कर था वो सब इतना मस्त क्लियर हो जाएगा कि तुम स्कूल में नहीं जाके तो फ़ोन पे अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ा पाओगे, ठीक है. अभी तो हम सिर्फ कनेक्टेड हैं वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर ही, ठीक है. बिल्कुल भी घबराना नहीं है इन वैल्यूज़ को देख के, आपको एक भी वैल्यू लर्न नहीं करनी है, ओके. एंड मास, तनिष बेटा 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया करो मेरी क्लास, ठीक है. मैं थोड़ी सी पंचुअल ज़्यादा हूँ टाइम की, तो इट्स बेटर टू ज्वाइन 5 मिनट्स बिफोर. ये चीज़ मैं पलाश के साथ भी कहना चाहूँगी कि यूजुअली पलाश टाइम लेट नहीं था, 12:02 पे आ गया था. इनफैक्ट तनिष भी 12:04 पे आ गया, बट तुम्हारी मैम ही बेकार है, क्या करें, ठीक है. तो वो और भी ज़्यादा जल्दी, ओके. चलो, अब हम बात कर रहे थे जिन्होंने अभी 2 बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो ये देख लो मैंने क्या लिखा है. हम बात कर रहे हैं एटम के मास की. हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा साइज़ के बारे में बताया कि साइज़ तो कुल मिला के आपको पता है बहुत बहुत छोटा होता है, ठीक है. अभी मतलब आपको साइज़ की अगर मैं बात करूँ ना, साइज़ ऑफ एन एटम, तो वो क्या होगा 10 की पावर -10 मीटर. तो मतलब क्या बोले अब इसके बारे में, ठीक है. तो ये साइज़ बहुत ही छोटा है. तो अगर साइज़ इतना छोटा है तो ऑब्वियसली उसके मास का क्या होगा, तो मास भी बहुत छोटा होगा. हमने आपको यहाँ पे किसका मास दिखाया है? हमने आपको दिखाया हाइड्रोजन का मास. रीज़न बीइंग हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम. स्मॉलेस्ट एटम होता है जितने भी नोन एटम्स हैं, जितने भी नोन एटम्स हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन होता है? हाइड्रोजन. तो मैंने आपको लिख के बताया हाइड्रोजन का मास 1.673 kg, और फिर उसके साइड में क्या लगा दिया, इंटू 10 की पावर -27, विच मीन्स मास नेग्लिजिबली स्मॉल है, नेग्लिजिबली स्मॉल है. फिर मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आई राइट द मासेस ऑफ 4 एटम्स, जो कि आपको लर्न बिल्कुल नहीं करने हैं, ठीक है. दीज आर द मासेस ऑफ वन एटम, ठीक है. मास ऑफ हाइड्रोजन अगर आप लिख रहे हो अभी हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये क्यों लिखा है अभी 2 मिनट में क्लियर होगा, ठीक है. आप बने रहो, टॉपिक मस्त समझ में आ जाएगा. एवरीबडी हैज कॉपीड दिस टेबल, जल्दी से बताएंगे मुझे. यस यस मैम. ओके, गुड, वेरी गुड. अब आप सुनना मुझको मेरी बात. अब आप ये इमेजिन करो, अगर हमें
इन मासेस को यूज़ करके आगे अगर हमको कुछ कैलकुलेशन करनी है तो आप बताओ आपकी कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा टिडियस होने वाली है और ये वैल्यूज़ को याद रखना कितना टिडियस है। मतलब मैंने 2 दिन में अभी ऑक्सीजन का मास 16 बोला होगा, हाइड्रोजन का 1 बोला होगा, कार्बन का 12 बोला होगा। बहुत सारे बच्चों को मेरी क्लास में ये मासेस लर्न भी हो गए होंगे, एम आई राइट, है ना। तो कितने सारे बच्चों को ऑक्सीजन का मास 16 याद हो गया, हाइड्रोजन का 1 याद हो गया है और कार्बन का 12 याद हो गया। बट कैन यू लर्न दीज वैल्यूज? नो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हमने एक इसका इजी रास्ता को बनाने की कोशिश करी। इजी रास्ता क्या था? हमने एक एटम लिया, एक एटम का मास लिया और उसके मास से सारे एटम्स दूसरे एटम्स के मासेस को कंपेयर कर लिया। ठीक है, अभी बात आराम से और समझ में आएगी। तो स्टार्टिंग हुई थी हाइड्रोजन से। अभी दिस इज द स्टोरी पार्ट, ठीक है। स्टोरी से सुनते हैं और सुन के जितना याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे एप्लीकेशन बाद में आएगी। तो स्टोरी पार्ट क्या था कि हमने पाया कि सिंस द मास ऑफ दीज एटम्स वाज सो डिफिकल्ट टू रिमेंबर, तो हमने क्या चाहा कि एक को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो और दूसरों के मासेस उससे कंपेयर करते चलो। तो हमने सबसे पहले इसके अंदर पकड़ा था हाइड्रोजन को, क्योंकि हमको लगा हाइड्रोजन सबसे छोटा है, सबके मासेस इससे कंपेयर करते गए। हुआ ऐसा कि जैसे जैसे हम काफ़ी सारे दूसरे एटम्स के मासेस कंपेयर करने लगे तो फिर से वैल्यूज़ हमारी फ्रैक्शन में आने लग गई थी। भाई ये फ्रैक्शन से हमको बचना है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट की वैल्यू तो इधर भी तो आ ही रही है, 6.066, 1.99026। ये वैल्यू हमें दिखने में अच्छी नहीं लगती है। फ्रैक्शन की वैल्यू को भी हम अगेन पॉइंट्स में लिखेंगे तो क्या मतलब हुआ? तो हमने हाइड्रोजन का साथ छोड़ दिया, हमें हाइड्रोजन का साथ छोड़ दिया कि भैया ये कोई बहुत ज़्यादा काम का डिसीजन नहीं है। ठीक है, जब भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे आपको गलत भी डिसीजन होते हैं, कुछ रीटेक्स भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने वीडियो की बात शेयर करूं तो उस वीडियो को इससे वो वीडियो था 1 मिनट 20 सेकेंड का, उस वीडियो को मुझे बनाने के लिए 6 से 7 रीटेक लेने पड़े थे। कैन यू इमेजिन? ठीक है, कभी मैंने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बोल दिया, कभी मैं किसी की परसेंटेज भूल गई। तो ये बहुत ही मैं रियलिटी तुमसे शेयर कर रही हूँ, तो तुम्हें लग रहा होगा कि यार नाम को तो सब आता है, बट इट इज़ यू नो, जब आप लाइव, आपको पता है कि आपको नॉन स्टॉप बोलना है और कंटेंट ऐसा कंटेंट कि आपको यही कंटेंट बोलना है, वर्ड थोड़े से वर्ड चेंज कर सकते हो, तो दैट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट पिक्चर, है ना। तो ऐसे में बात करने में दिक्कत नहीं है, बट वो एक कंटेंट मुझे वही बोलना था, तो उसमें मुझे 6 से 7 रीटेक लेने पड़े थे। तो यू कैन सी द ग्रेविटी कि अगर हमें कोई चीज़ का फाइनल डिसीजन लेना है तो फाइनल एक बारी में नहीं होता है, ठीक है, तो उसके रीटेक्स होते हैं। तो इसमें से हाइड्रोजन वॉज द फर्स्ट हमारा जो हमने टेस्ट किया, बट हमें मज़ा नहीं आया। फिर हमने फाइनली किसका लिया, अब मैं उस पर ही आ जाती हूँ। तो हमने फाइनली लिया कार्बन का, ध्यान से देखना, कार्बन 12 की स्टोरी 10 मिनट बाद सॉल्व हो जाएगी। ये 12 की मिस्ट्री क्या है? कार्बन 12 के एक 1 एटम ऑफ कार्बन का मास ये लिखा हुआ है, दैट इज क्या है? दैट इज 1.9926 इंटू 10 की पावर माइनस आएगा यहाँ पे -27 kg। ठीक है, हमने क्या किया, एक एटम के कार्बन के एक एटम का मास ये था, हमने इसका 1/12 मास कंसिडर किया, 1/12 ऑफ दिस मास, 1/12 ऑफ दिस मास। समझ में आ रहा है? कार्बन के एक एटम का मास कितना है? 1.99026 इंटू 10 की पावर 27। तो हमने क्या किया, ये कार्बन का एक एटम था, इस कार्बन के एक एटम के हमने टोटल 12 टुकड़े कर लिए। ठीक है, 1/12 का मतलब क्या होता है? 12 पीसेस कर लिए। अब गिनते तुम रहना, मैं तो गिनूंगी नहीं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, ये पार्ट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे कितने पार्ट किए? 12 पार्ट। तो
12 पार्ट्स कर लिए, इन सब का मास तो कितना है 1.99026 इंटू 10 की पावर -27, तो 1/12 ऑफ दिस मास क्या होगा, 1/12 ऑफ दिस मास होता है 1.99026 इंटू 10 की पावर -27, जो कि ऑलमोस्ट आपका इक्वल आता है 1.66, ये लिख लो अभी, 66 इंटू 10 की पावर -27 kg। स्टोरीज बस सॉल्व होने वाली है मिस्ट्री, ठीक है, तो बने रहो आप लोग, समझने की कोशिश करते रहो। हमने क्या किया है, कार्बन का एक एटम का मास मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उसको मैंने ऊपर से कॉपी कर लिया। कार्बन के एक एटम के मैंने 12 टुकड़े किए, कार्बन के एक एटम के मैंने 12 टुकड़े किए, उसमें से 1/12 मतलब एक पार्ट का मास जानना चाहा, ये निकाल लिया एक का मास। अब मैं क्या करने जा रही हूं, अब मैं इस 1/12 पार्ट का जो मास आया है, इस मास को मैं बोलती हूं दिस इज इक्वल्स टू 1 यूनिफाइड मास, इसको बोलते हैं 1 यूनिफाइड मास, जिसको हम 1U भी बोलते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 1.6605 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है, एकदम से ऐसा लग रहा है कि मैम ये केमिस्ट्री में क्या हो गया है, ठीक है, केमिस्ट्री इतनी खतरनाक कैसे हो गई है, केमिस्ट्री तो बिल्कुल ही अच्छी थ्योरी पढ़ते जाओ, बस पढ़ते जाओ, लर्न करते जाओ, हैं, हो जाएगा, सब हो जाएगा, देखते रहो तुम लोग। ओके, सो 1 यूनिफाइड मास को हमने क्या किसके इक्वल बोला, 1.6605 इंटू 10 की पावर -27 kg। बच्चे ये क्या है, कार्बन के एक एटम का मास, ये मैं बार बार तुम्हारे लिए रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, कार्बन के एक एटम का मास है 1.99 इंटू 10 की पावर -27 kg। कार्बन के हमने 12 टुकड़े किए, उसमें से एक पार्ट का मास, जिसको हम क्या बोलेंगे 1/12, कार्बन के 12 पीसेस करें तो एक पार्ट क्या कहलाएगा 1/12 ऑफ होल एटम। तो उस एक एटम होल एटम का मास हमें पता था, उसका हमने 1/12 निकालना चाहा, मतलब एक पार्ट का मास, उसको हमने बोला यूनिफाइड मास। अब हम क्या कर रहे हैं, सारे एटम्स के मासेस को इस मास से कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर मतलब क्या, इसे डिवाइड करते जाओ, ठीक है। तो अब ये इसका ये पहला कॉलम था और ये इसका दूसरा कॉलम हो गया, और अब तीसरा कॉलम यहाँ पे ऊपर हेडिंग डालो यूनिफाइड मास, ठीक है। तो जब आपने वो नीचे वाले 1.66 जो भी था इंटू 10 की पावर -27 से 1.67 को डिवाइड किया तो क्या वैल्यू आई 1.0078। मैं अब सारी वैल्यूज़ लिख रही हूँ, फिर मैं बताऊँगी। 4.0026 और कार्बन की आई ऑब्वियसली सेम वैल्यू से सेम को डिवाइड कर दोगे तो 12 ही आएगा। 1.99026 इंटू 10 की पावर 27 को वो 1.6605 से डिवाइड करोगे तो 12 ही तो मिलेगा, क्योंकि कार्बन का ही तो 1/12 लिया था, और इसकी वैल्यू आई 15.4949। ठीक है, ये लिखा क्या आप लोगों ने, लिख लो, फिर अपन बात करेंगे आराम से, हम फिर से स्टोरी पे आएंगे। लिख लिया आप लोगों ने मास? ये कैसे आया है, ये कैसे आया है, मैंने हर एक को किससे डिवाइड किया है 1.6605 इंटू 10 की पावर -27। ये देखो एक लिख के बता दिया, हर एक को इससे डिवाइड करते जाओ, हर एक को इससे डिवाइड करते जाओ, हर एक को इससे, किससे, यूनिफाइड मास 1 यूनिफाइड से। तो ये जो यूनिफाइड मास, ये जो हाइड्रोजन का 1.0078 आया है, कैन आई टेक एज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1U? अच्छा लग रहा है ये देखने में, है ना। 1.0078 इज बेटर से बेटर है 1U, 4.0026 से बेटर है 4U, 12 तो वैसे खूबसूरत है, और 15.4949 को मैंने लिख लिया 16U। नाउ दीज आर द वैल्यूज जो हमको बहुत ही बढ़िया दिखती है, और दीज आर द वैल्यूज जो हम हमारी फर्दर कैलकुलेशन में यूज करते हैं। सो
ईशा, दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन कि मैम ये हाइड्रोजन का 1 या ये किस तरीके से मासेस है, ठीक है। सो ये मिस्ट्री मैं कल कैसे रिजॉल्व करती, मुझे इतनी सारी बात इसके बारे में मुझे पता नहीं थी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो जो आप कार्बन का मैं 12 बोल रही हूँ या ऑक्सीजन का 16 बोल रही हूँ, तो ये हाइड्रोजन का या हीलियम का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, ये इनके खुद के मास, एक्चुअल मास नहीं है। क्या किया है, हर एक के मास को आपने कार्बन के 1/12 मास से कंपेयर किया है, यही तो किया है। अब पूरी फ्लैशबैक में जाते हैं, रिवाइज करेंगे बढ़िया तरीके से, फिर मुझे चैट विंडो पे हर एक बच्चा जवाब देगा कि इज इट क्लियर, ओके टाइप्स, क्रिस्टल क्लियर, और जो भी आपको देना हो, ठीक है। वो मेरे लिए सरप्राइज रहेगा। चलो हम फिर से पूरी स्टोरी देखते हैं। हमें पता लगा कि हाइड्रोजन का मास ये कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट था, तो प्लीज़ डू नॉट आस्क मी दिस क्वेश्चन कि मैम आखिर ये मास कैसे निकाला कि हाइड्रोजन का मास 1.673 इंटू 10 के पावर -27 kg होता है। साइंटिस्ट, आई एम नॉट द साइंटिस्ट, तो येस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत मेहनती लोग हैं और उन्होंने ये हमारे लिए करके दिया, ठीक है। तो उन्होंने कैलकुलेट किया और उन्होंने खाली हाइड्रोजन का ही नहीं, बहुत सारे एटम्स के मासेस हमको केजी में निकाल के दिए। Now the value that you got was very complex. तो इस वैल्यू को हम आगे फर्दर यूज करके कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहें तो इट वाज वेरी टिडियस जॉब। पता लगा कि हम एक कैलकुलेशन में अटक गए और मतलब इट वाज नॉट फ्रूटफुल। तो हमने क्या किया, हमने चाहा कि हम सारे मासेस को किसी एक के मास से कंपेयर करके उनके रिलेटिव मास निकालें। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू को दूसरे से रिलेट करना, कंपेयर करना, ठीक है। रिलेटिव, अगर मैं फिजिक्स याद दिलाऊं तो हम मोशन के अंदर बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स टू ईच अदर। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर ये तुमको याद नहीं आ रहा है तो इसका एग्जाम्पल क्या था, देयर इज अ पर्सन विच इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मतलब ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है एंड स्टेशन के, एंड देयर इज अ पर्सन, दे आर 2 पर्सन विच आर सिटिंग आमने सामने इन अ ट्रेन। तो आमने सामने और तीसरा बंदा बाहर, तो व्हाट विल हैपन व्हेन द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग, जो बाहर खड़ा बंदा है उसके रिस्पेक्ट में जो अंदर बैठा है वो मूव कर रहा है, बट जो सेकंड वाला बंदा सामने बैठा है उसके रिस्पेक्ट में पहला वाला बंदा मोशन में नहीं है, रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा। सो ये जो टर्म हुई रेस्ट और मोशन रिलेटिव है, आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। आपको बताया था देयर शुड बी अ रेफरेंस पॉइंट। फर्स्ट लेक्चर मेरा यही था कि व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट। अगर आपको मोशन कैलकुलेट करना है कि कोई बॉडी ने मोशन किया, आप रेगिस्तान में निकल जाओ, वी ऑल लिव इन रेगिस्तान, राजस्थान में रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम रेगिस्तान में हम जा रहे हैं तो कैन यू टेल मी, अगर विदाउट आपने अपनी कुछ जो वॉच नहीं पहनी है जो कि कैलकुलेट करके बताए, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट कि भैया मैंने इतना डिस्टेंस का इतना किया होता है, ठीक है, उस पेड़ के रिस्पेक्ट में, बट रेगिस्तान में तो कोई पेड़ ही नहीं होता है, ठीक है। तो देयर शुड बी अ रेफरेंस पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में आप बात करते हो तो मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये जो मोशन और रेस्ट की टर्म हमने बोली, तो जो ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पे बंदा खड़ा था उसके लिए अंदर वाला बंदा मूव कर गया, बट इसके सामने जो बैठा है वो क्या बोलता है, दिस इज इट, ही इज एट रेस्ट बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट आप किसको ले रहे हो। तो इसी तरीके से हमने मास को भी क्या चाहा, हमने कहा कि भैया ये वैल्यू तो बहुत ही डिफिकल्ट है, तो हमने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, हमने एक एटम का मास पकड़ा। अब हमने वो किसको लिया, कार्बन को लिया। वी विल नॉट टॉक अबाउट द हिस्ट्री कि भैया पहले हाइड्रोजन को लिया, उसके बाद इनफैक्ट ऑक्सीजन को भी लिया था, बट मैं ऑक्सीजन तुमको बता नहीं रही, ठीक है। तो हमने कार्बन को लिया और कार्बन में भी क्या किया, कार्बन के एक एटम के 12 पीसेस किए, उस 12 पीस में से एक पीस का मास निकाला, जो कि तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ 1.6605 इंटू 10 की पावर -27 kg। दिस इज द मास ऑफ 1 पार्ट और 1/12 ऑफ कार्बन एटम। इसको हमने एक नया नाम दिया, दैट वाज यूनिफाइड मास। तो इफ somebody ask you 1 unified is equals to what, तो आप क्या बोलोगे, 1.6605 into 10 की पावर 27 kg। ये 1/12 मास है किसके, कार्बन के एक एटम का।
इस मास से हमने सारे ओरिजिनल मासेस ऑफ हाइड्रोजन को कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने का क्या मतलब है, सबको डिवाइड करते गए और डिवाइड करके हमारे पास यूनिफाइड मासेस आ गए। वो कैसे थे, 1.0078, तो हमने उसको पॉइंट्स में आ रहा है, बट हमने क्या किया, 0.00 की है तो उड़ा दो, पॉइंट के बाद की वैल्यूज को उड़ाते गए और हमारे जो फिर मासेस निकल के आए वो तो देखने लायक थे। Now these are the masses 1U, 4U, 12U, 16U that you people are using. So did you get the answer of this? कि मैम ये ऑक्सीजन का मास 16 क्यों होता है, कहाँ से आया, 12 का मास 12, कार्बन का मास 12 क्यों होता है, कहाँ से आया, हीलियम का 4 कैसे आया। सो दिस इज ऑल अबाउट अभी का लेक्चर। तो अब मुझे आप चैट विंडो पे रिप्लाई करोगे, फिर मैं तुम्हें थोड़ी बहुत डेफिनेशन लिखाऊंगी। यस, चैट विंडो एवरीवन, कि आपको समझ आया या नहीं। बहुत बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये। अनिष्का यार, रेड हार्ट नहीं थे कि तुमने ब्लैक हार्ट दिए। क्रिस्टल क्लियर, 2 बच्चों का रिप्लाई आया है और मेरी क्लास में अभी तो सब लोग अटेंड कर रहे हैं क्लास, नोबडी इज एब्सेंट टुडे, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर। सक्षम, आई वॉज एक्सपेक्टिंग डायमंड फ्रॉम यू। तुमने मुझे लालच पहले दे दिया तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रही थी। सो स्टिल आई एम वेटिंग फॉर मोर पीपल। मुझे अभी सब लोगों ने रिप्लाई नहीं किया है। संचित बेटा, आपको समझ में नहीं आएगा टॉपिक? यस। संचित ने हेलो मैम जन्माष्टमी की विश करके ओके आ गया है, चलो गुड, वेरी गुड। तो अब हम यूनिफाइड मास को एक बार डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन की बात करते हैं, तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। वो मैं बुक में से लिख रही हूँ, बट लिखने से क्या होगा, एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या है। लिखेंगे, एक बात और सुनेंगे। 1U को हम 1AMU भी कहते हैं। AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटम के मास की यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट का मतलब यही होता है। ये इक्वल्स टू क्या होता है, इट इज, इसकी डेफिनेशन हम डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन किसको कर रहे हैं, 1U को। सो हम बात करते हैं इज, ये क्या होता है, इज डिफाइंड एज, 1U को डिफाइन कर रहे हैं एज 1/12 द मास ऑफ C12। C12 की स्टोरी अभी सॉल्व करनी है। द मास ऑफ C12 एटम, कार्बन के एक एटम का मास, ठीक है। बस इतनी सी डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन है। दैट इज, अगर आगे लिखना चाहो, 1AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप। बताती हूँ आइसोटोप, बताती हूँ, ठीक है। लिख लो ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 1AMU क्या होता है, डिफाइन 1AMU, ठीक है। NCERT में भी दे रखा है। फिर से बताऊंगी एक चीज़ जो मैं हमेशा बताती हूँ कि डेफिनेशन के लिए देयर शुड बी नो चेंजेस। द डेफिनेशन विल बी एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, आपको कॉपी करनी है NCERT की और छाप देनी है अपने टेस्ट कॉपी के अंदर, ठीक है, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो डेफिनेशन तो भैया इस तरीके से ही लिखनी होती है, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? डिफाइन हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं C12। मैम आपने C12 क्यों लिखा है, और उसके बाद आपने ये एक नई चीज़ और लिख दी है, आइसोटोप। बताते हैं आपको। कार्बन का मास 12 होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। हमने निकाल के भी देखा कि कार्बन का वैसे एक्चुअल मास तो क्या होता है, 1.99 इंटू 10⁻⁻27 था। उसको आपने 1.6605 इंटू 10⁻27 से डिवाइड किया था, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आई थी, 12U। उसमें आपने कुछ नहीं किया था, एग्जैक्ट वैल्यू 12 आई थी, ठीक है। तो 12U इज व्हाट,
कार्बन का यूनिफाइड मास। अब ऐसे बहुत सारे एटम्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जिनका एक मास नहीं होता है। कार्बन कार्बन बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज बता रही हूँ। कार्बन नेचर में C12 वाला भी एग्जिस्ट करता है और C14। इसका मतलब क्या है, कार्बन का मास 12 यूनिफाइड मास भी होता है और 14 भी होता है। ऑक्सीजन नेचर में 16 भी एग्जिस्ट करता है, 17 भी एग्जिस्ट करता है, 18 भी एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन नेचर में 1U भी एग्जिस्ट करता है, 2U भी एग्जिस्ट करता है, 3U भी एग्जिस्ट करता है। कैन यू इमेजिन, हाइड्रोजन खाली हाइड्रोजन का मास 1 यूनिफाइड ही नहीं होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। अब आपको लग रहा हो मैम आप तो कंटिन्यूसली कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाती जा रही हो। अरे तुमको याद नहीं करने, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि देयर आर एटम्स जिनके एक से ज़्यादा मासेस होते हैं, बट हम कौन सा पढ़ते हैं जो ऑन एन एवरेज ज़्यादा एग्जिस्ट करता है नेचर में। तो ऑक्सीजन 16 कंपैरेटिवली 17 और 18 के सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम 16 के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन 12 और 14 में से 12 ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन 1, 2, 3 में से 1 वाला ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन। आइसोटोप्स डेफिनेशन से 4th चैप्टर में आती है। व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट क्या होते हैं? जो एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। सो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो ये ऐसे एटम्स हैं सेम एलिमेंट के। सेम एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन H2 गैस है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट में कितने क्या है? एटम हाइड्रोजन। तो उस एटम हाइड्रोजन के एटम के खाली 1 ही एग्जिस्ट नहीं करता है, 2 और 3 भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर। डेफिनेशन अभी मत याद करो, 4th चैप्टर में करवाऊंगी। अगर नीचे की बात भी समझ में आती है तो डेफिनेशन को एक बार छोड़ दो। मैंने क्या बताया? दुनिया में जो एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, मैंने तुमको बता दिया कि हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिफाइड। अब मैं ही आपको बता रही हूँ कि हाइड्रोजन नेचर में खाली 1 यूनिफाइड ही एग्जिस्ट नहीं करता है, 2 वाला भी एग्जिस्ट करता है और 3 वाला भी एग्जिस्ट करता है। ऐसे कार्बन खाली 12 यूनिफाइड मास नहीं एग्जिस्ट करता है, 14 भी होता है। ऐसे ऑक्सीजन खाली 16 ही नहीं होता, 17 और 18 भी होता है। ऐसे ये 3 ही नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, बट हम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाएंगे। बट आपको ये समझ में आ गया कि मैंने स्पेसिफाइड क्यों किया है कि मैं कार्बन कौन सा ले रही हूँ, क्योंकि मैं कार्बन C12 ले रही हूँ अपनी इस कैलकुलेशन में। दैट इज द रीजन मैंने स्पेसिफिकेशन डाली है C12, मतलब मैंने ये 14 वाला नहीं लिया है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आई होगी ये बात। ठीक है, हमने इधर आपको क्या बताया कि जो एटम्स होते हैं जिनके मास अभी मैंने डिफाइन किए कि हाइड्रोजन का मास होता है 1, खाली हाइड्रोजन 1 वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, 2 और 3 भी होते हैं, उनका नाम भी होता है इनफैक्ट ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं बोल रही हूँ तो होता है। ठीक है, एक और बात बताऊँ। क्लास में बैठी हुई बच्ची बोल रही है मैम मत बताओ। ये जो वाटर होता है ना H2O, ये बनता है हाइड्रोजन के 1 यूनिफाइड मास से। एक वाटर होता है D2O, ये होता है, इसको बोलते हैं हेवी वाटर। ठीक है, इसको पता है हेवी वाटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इधर D क्या है? ड्यूट्रियम है। 2 जिसका मास 2 यूनिट होता है ना हाइड्रोजन का, वो वाले से वो वाले से ये पानी बना है। तो दैट इज द रीजन इसको बोलते ही हेवी वाटर है। हेवी क्यों? क्योंकि H2O में हाइड्रोजन 1U था और ये D2O में, टंग ट्विस्टर हो गया मेरे लिए, तो इसके अंदर जो D है वो ड्यूट्रियम है जिसमें हाइड्रोजन कौन सा वाला लिया है? 2 यूनिफाइड मास वाला। सो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, अगर आपको लिखनी है तो लिख लो। ठीक है, हेवी वाटर इसका यूज भी बता सकती हूँ, बट अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, फिर तुम क्लास छोड़ के कोई भाग गया तो चिंता हो जाएगी मुझे। ठीक है, तो प्लीज़ राइट इट डाउन। ठीक है, अगेन दिस इज अभी हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, और नहीं तो तुम एक बार ट्राई मार के देख लेना, फ्लॉन्ट करके देख लेना, तेरे को पता है कि हैवी वाटर क्या होता है। ठीक है, तो
जस्ट गिव अ ट्राई कि कितने बच्चों को पता है तुम्हारी क्लास में। पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मतलब आपको ये सोचना है कि हमको और भी नया याद करना पड़ेगा। मतलब मैम जो रह गई थी ना बताते बताते कि इस हैवी वाटर का यूज़ क्या है, अब अगली बार मैम को कहेंगे मैम वो भी बता दो, ठीक है। तो तुम एक स्टेप और ऊपर चढ़ जाओगे भाई। अगर हम बराबर हो गए, उसको भी हैवी वाटर पता है, तुमको भी हैवी वाटर पता है मेरी क्लास से आवाज़ आ गई कि मैम बता दो। चलो तो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, अभी जो पढ़ा है आज वैसे भी बहुत सारा नया नया पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसको पढ़ते जाते हैं। चलिए, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हम आगे बढ़ते हैं। पानी का ब्रेक चाहिए, आज बहुत ज़्यादा बोलना पड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बहुत सारी बातें किसके बारे में जान ली है? एक एटम के बारे में जान ली है। अब एटम के बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या होता है? नेचर में जो एटम्स होते हैं, कुछ एटम्स नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है? उनको कोई दूसरा साथी नहीं चाहिए रहता है, दे एग्जिस्ट फ्रीली, ठीक है। वो अपने आप में मस्त बिंदास घूमते हैं, दे डू नॉट नीड कंपनी, ठीक है। कई बार होता है ना, आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कंपनी नहीं चाहिए होती है। मुझे तो चाहिए, मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा चाहिए मुझे तो, ओके। मैं तो एक छोटा काम भी बिना कंपनी के नहीं कर सकती, ओके। एटम्स, तो वो एटम्स जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको कंपनी नहीं चाहिए रहती है, जिसकी बात मैं शायद लास्ट क्लास में भी करी थी। हीलियम, नियॉन, आर्गन। सिंबल यूज कर लूँ क्या इनके? घबराओगे तो नहीं? सिंबल यूज, देखो पूरा नाम भी लिख देती हूँ और सिंबल भी, जिससे कि दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली आपको याद होती रहे। नियॉन का सिंबल होता है Ne और आर्गन का सिंबल होता है Ar। दे एग्जिस्ट फ्रीली, दे डू नॉट नीड अ कंपनी, ठीक है। अपने मस्त घूमते हैं दुनिया में अकेले। और पता है आपके नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं। मेरा अगर आपने वीडियो सुना हो तो मैंने उसमें बोला था 0.44% ऑफ आर्गन, ठीक है। तो ये जो इनर्ट गैसेस, इनका नाम होता है, इस फैमिली को जो कि फ्रीली एग्जिस्ट करती है, इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ये सब गैसेस होते हैं, ठीक है। इनर्ट का मतलब क्या होता है? ये एटमॉस्फेयर में हमेशा से थे, बट क्योंकि ये किसी से दोस्ती नहीं करते, बातचीत नहीं करते, तो इनकी एग्जिस्टेंस ही पता नहीं लगी थी। तो हजारों सालों बाद मतलब हमें ऑक्सीजन और इन सब के बारे में पता लग गया था। हमारी केमिस्ट्री बन गई थी, केमिस्ट्री के अंदर एटम्स बन गए थे, हम उनकी स्टडी करने लग गए थे, बट बहुत टाइम बाद हमको इनर्ट गैस के बारे में पता लगा था। दिस इज वो बच्चा क्लास का जो कि क्लास में किसी से बात नहीं करता था, ठीक है। अगर 100 बच्चों की क्लास हो तो पता लगे टीचर को कि ये 365 डेज तो वैसे कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, अपने हो जाएंगे 200 से ऊपर, ठीक है, क्योंकि अपनी छुट्टियां कम होती है। तो ये वो बच्चा था क्लास में जो कि पढ़ता था, एग्जिस्ट करता था, बट इसकी प्रेजेंस एब्सेंस के बराबर थी, बिकॉज वो किसी से ना तो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता था ना टीचर से। तो दैट इज द रीजन इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोवर्ट और केमिस्ट्री में बोलते हैं इनर्ट। इनर्ट मतलब है बट दिखाई नहीं। तो नेचर में ये गैसेस होती हैं, बट एक तो बहुत कम होती है, 0.44%, ठीक है। प्लस इनर्ट मतलब इंट्रोवर्ट, किसी से बातचीत नहीं करते, तो पता नहीं लगा। और कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो दोस्ती करने में बिलीव करते हैं। वो फ्रीली नहीं रह सकते, अकेले नहीं रह सकते। जैसे कि मैंने अपना हाथ खड़ा कर दिया है और मुझे नहीं पता, मैं तुम लोगों का देखूंगी बाद में, तो यू कैन अपना हाथ लगा दीजिएगा अगर आपको भी कंपनी चाहिए। आई नीड अ कंपनी। सो दी एलिमेंट्स क्या होते हैं जिनको कंपनी चाहिए, बट अब इस कंपनी में भी दे हैव अ चॉइस, लाइक माइंडेड पीपल। मेरे साथ ये भी है, आई एम लाइक एन एलिमेंट कि आई नीड अ कंपनी बट लाइक माइंडेड। मैं सबके साथ दोस्ती नहीं कर सकती,
मैं सबके साथ दोस्ती नहीं कर सकती हूँ, मेरी दोस्ती लिमिटेड लोगों के साथ होती है। तो मतलब हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर ली, ठीक है। जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर लेता है तो वो क्या बनाता है, O2 गैस बनाता है, ठीक है। जब क्लोरीन क्लोरीन के साथ दोस्ती करता है, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन के साथ दोस्ती करता है तो वो क्लोरीन गैस बनाता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से याद रहेगा। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट को कंपनी तो चाहिए बट किसकी, लाइक माइंडेड, ठीक है, लाइक माइंड पीपल जो पसंद हो उनसे ही दोस्ती करता है। तो ये एलिमेंट हो गया। अब देखो मैं खुद के ही नेचर को फिर से चेंज कर रही हूँ। बट sometime I do enjoy the company of other people also sometime, ठीक है। मतलब क्योंकि अभी मैं अपने जैसे लोगों के साथ बैठी थी, मैक्सिमम टाइम तो मैं अपने जैसे के साथ गुजार लिया, बट हो सकता है कि सम टाइम आई डू नीड अ कंपनी ऑफ अदर्स। कई बार आपको दूसरों को भी सुनना पसंद होता है, ठीक है, आप बैठ जाते। सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी पकड़ लेता है और उसके साथ भी फ्रेंडशिप कर लेता है। ये सबने देखा है ना, किसकी बात कर रहे हैं, 2 दिन से क्लास में, वाटर, ठीक है। नाइट्रोजन N2 भी एग्जिस्ट करता है और कभी कभार वो हाइड्रोजन से भी बातचीत कर लेता है। कार्बन कार्बन पता है, कार्बन एलिमेंट, ये देखो थोड़ा सा मैं वापस एलिमेंट पे जा रही हूँ। अभी तक तो तुमने ये जो एटम एलिमेंट्स देखे हैं, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, क्लोरीन के 2 एटम हैं, नाइट्रोजन के 2 एटम हैं। कार्बन जो एज अ डायमंड एग्जिस्ट करता है ना, कार्बन, उसका फॉर्मूला C होता है। पता है क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर मिलियंस ऑफ कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो मैं यहाँ पे कितने कार्बन लिखाऊं, ठीक है। तो ये भी एक कार्बन का एलिमेंट है बट इसमें नंबर इज इन मिलियंस, बहुत सारे कार्बन आपस में अटैच्ड होते हैं और कोई भी नहीं होता है, अपने सिर्फ कार्बन के बीच में ही बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो अब हम फिर से कंपाउंड पे आते हैं। कंपाउंड वो जो दूसरों से भी दोस्ती कर लेते हैं, मतलब atoms, when different atoms combine together to give a stable compound, मतलब ये साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन्होंने कंपाउंड बना लिया है एंड दे आर क्वाइट हैप्पी। स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे यूज करी थी टर्म फ्री एग्जिस्टेंस, सुनी थी क्या मेरी ये बात, फ्री एग्जिस्टेंस मतलब जब हीलियम या नियॉन या आर्गन घूमते हैं, दे डू नॉट नीड अ कंपनी, वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वो कभी भी किसी के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, ये ऐसे होते हैं, दीज आर लाइक दैट, ठीक है। एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ दोस्ती करके अब फ्री एग्जिस्टेंस में आ गया है। अब उसको और कोई नहीं चाहिए, वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके नाउ ही इट इज स्टेबल। अब वो हाइड्रोजन गैस बन गया और हाइड्रोजन गैस फ्री नेचर में फ्री एग्जिस्ट करती है। कैसे, अगर मैं ये बना दूं ना, ये मेरा जार है और इस जार में मैंने हाइड्रोजन गैस भरी, तो कैसे है देखो, मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको। ये ऐसे आ रहा है ना समझ में, हाइड्रोजन के बीच में दोस्ती है, वो नहीं टूटेगी क्योंकि अब H2 एग्जिस्ट करेगा, खाली हाइड्रोजन नहीं एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन ऑलवेज नीड अ कंपनी, मतलब इट इज नॉट स्टेबल, उसको स्टेबिलिटी के लिए, फ्री एग्जिस्टेंस के लिए, उसको लाइफ में अगर स्टेबल होना है तो इट डू नीड अ कंपनी, इट डज नीड अ कंपनी। और वो कंपनी के लिए उसने पहले तो दोस्ती करी हाइड्रोजन अपने ही जैसे लाइक माइंडेड पीपल से, तो उसने एलिमेंट बना लिया। बट वो ऐसा बंदा है कि कभी कभार दूसरों के साथ भी बॉन्डिंग कर लेता है। तो तुम बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला कि भैया लाइक माइंडेड से, तो अभी मैंने अपना नेचर चेंज भी तो किया था थोड़ा सा, कभी कभार दूसरों की कंपनी में बैठ तो जाती हूँ, ठीक है। तो दिस इज कंपाउंड। तो अब अगर मैं इधर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरूंगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस ही होती है ना, तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगी, ये ऑक्सीजन
इसमें ऑक्सीजन का साइज बड़ा होता है। ये मेरा कार्बन और ये ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन कार्बन ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टेबल, कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टेबल, H2O is stable, but hydrogen is unstable. Are you getting the meaning of the term stable, unstable? ठीक है, हाइड्रोजन कभी आपने नेचर, अगर मैं आपको कभी बोलूँ ना इधर हाइड्रोजन है, तो समझ जाना आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम, बिकॉज आई नो हाइड्रोजन एटम तो फ्री एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इट ऑलवेज नीड अ कंपनी। अगर इफ आई एम सेइंग हाइड्रोजन विच मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन गैस। ऑब्वियसली अगर मैं वाटर बोल रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड बोल रही हूँ CO2, ठीक है। इफ आई से ऑक्सीजन तो समझ जाना कि मैम ऑक्सीजन एटम की बात नहीं कर रही है, दिस रूम कंटेन ऑक्सीजन। तो आपके दिमाग में O आता है या O2 आता है? O2 आता है। एवरीबडी इज गेटिंग दिस टर्म कि व्हेन आई एम सेइंग आई ब्रीथ ऑक्सीजन, तो मैं ब्रीथ ऑक्सीजन गैस नहीं बोल रही। अगर इफ आई एम ओनली सेइंग आई ब्रीथ ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि भैया O2 की ही बात कर रही है मैम, O की नहीं कर रही है, ठीक है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? एटम एलिमेंट कंपाउंड के बीच में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? अभी मैं मॉलिक्यूल पे तो आई नहीं, पढ़ा तो मॉलिक्यूल रही थी, ठीक है। उस पर आऊंगी तो मैं चैट विंडो पे आ रही हूँ, मुझे जवाब देना चैट विंडो। हाँ, चैट विंडो पे जल्दी से मुझे जवाब दे दो कि आया या नहीं आया। यस, क्विकली। स्टेबल मतलब वो फ्री स्टेट में जब भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब हाइड्रोजन H नहीं एग्जिस्ट करता है, H2 ही एग्जिस्ट करता है। यस मैम, क्लियर, ओके। सब लोगों का रिप्लाई नहीं है, ठीक है। अनिष्का हर चीज़ में फास्ट है, क्लास में सबसे पहले एंट्री, आंसर्स में एंट्री, मार्क्स में अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, वेरी गुड। सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। आई रियली लाइक माई 9th क्लास, ठीक है। आई रियली लाइक माई 9th क्लास। बस ये चीटिंग वाला कंसेप्ट हटा दो ना तुम्हारे यहाँ से तो 9th में कोई कमी नहीं है। आई होप उसको भी तुम हटा दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी तक आपको फ्री एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि कौन कौन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जो फ्री स्टेट में खाली एग्जिस्ट करते हैं उनको हम एटम्स बोलते हैं, सम टाइम हम उनको मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं। अब मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मैं पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element or compound which can exist, अनिका देखना डेफिनेशन पे ध्यान देना, which can exist freely under ordinary condition and shows all the properties of that substance। ये आगे की स्टोरी मैं बताती हूँ। यहाँ तक की स्टोरी आई थिंक मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी, जहाँ पे मैंने कंडीशन तक सबको समझ में आता है, ठीक है। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, जैसे कि अब डेफिनेशन आ रही है क्या समझ में? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। मॉलिक्यूल किसको बोल रहे हैं? अगर मैं H2 लिखती हूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं? वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो कि नेचर में फ्री एग्जिस्ट करता है। ऑर्डिनरी कंडीशन में आपको H नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस O2,
अगर आगे कुछ भी नंबर नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट उसको 1 लेते हैं, ठीक है। अगर मैं लेट्स से इस नंबर को 2 लिख देती हूँ तो व्हाट आई से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। व्हेन नो नंबर इज देयर तो हम आगे वाले को 1 लेते हैं। तो मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका, एलिमेंट का या कंपाउंड का, जिसमें वो फ्री स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। आगे हम बात करें आगे। अच्छा ये डेफिनेशन लिख रहे हो क्या, लिखो जरा, मुझे बताना आपकी हो जाए तो। हो गया, ओके गुड, वेरी गुड। दिया बेटा मीटिंग टाइम पे ज्वाइन करा करो, यू वर द ओनली गर्ल जिसने सबसे लेट मीटिंग ज्वाइन करी है। H2O तो कुछ नंबर नहीं है तो मतलब आगे बनी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। कंपाउंड की हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी थी ना, व्हेन 2 और मोर डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, याद आ रहा है ना, ये तो हम पहली क्लास में पहले चैप्टर में देख चुके हैं। एलिमेंट की क्या बोली थी, व्हेन 2 और मोर सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म एन एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर सेम तरह के एटम्स होते हैं और कंपाउंड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन करते हैं, उनके बीच में बॉन्ड होता है। मैं एक बात और करती हूँ, बॉन्ड तो वैसे तो ये देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये जो लाइन है ना, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इस दोनों हाइड्रोजन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, दे आर फ्रेंड्स, लाइक माइंडेड पीपल। देखा होगा ना, दो जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल लेते हैं कभी कभार, वंस अ वाइल, ठीक है। सो ऑब्वियसली आप किसका हाथ पकड़ोगे, जिसको आप लाइक करते हो, जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग है। तो वी हैव अ टर्म इन केमिस्ट्री दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्डिंग हो गई है, केमिकल बॉन्डिंग, जिसको 10th में पढ़ाऊंगी कि 2 तरह की बॉन्डिंग होती है, सिर्फ नाम बोल रही हूँ फ्लॉन्ट करने के लिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्डिंग। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग जिसका छोटा नाम है आयोनिक बॉन्डिंग, और कोवैलेंट बॉन्डिंग तो सिर्फ सुन लो और जिसको लिखना है लिख लो। तो जब भी एक एटम दूसरे एटम में फ्रेंडशिप हो गई है तो उनके बीच में एक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उस बॉन्ड के कारण दे आर हेल्ड टुगेदर, वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं H2O में बात करूं तो ये हमने पकड़ लिया मेरा ऑक्सीजन और ये मेरा हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन ने के दोनों हाथों से, अब मैं नाइट्रोजन नहीं बनाऊंगी तो मैं फिर 3 हाथ की बात करोगे, तो मैं हाथ की बात नहीं कर रही हूँ, बेसिकली बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ। तो इन सब ने, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को पकड़ा हुआ है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को पकड़ा हुआ, मतलब इनके बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है, बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ईदर आयोनिक और कोवैलेंट, दूसरी बार इसलिए बोला अगर कोई लिखना चाह रहा है तो, ठीक है। तो व्हाट इज एन एलिमेंट और कंपाउंड, तो आप बता सकते हो व्हाट इज एन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, जब 2 या 3 या 2 से ज़्यादा या दो एटम्स which combine together with a chemical bond, when there exists a chemical bond due to which they can exist freely। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हुई, उन्होंने अब नाउ दे विल एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है, कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारी फ्रेंडशिप जैसे नहीं है, आज कोई और कल कोई और, सो दे ऑलवेज होल्ड टुगेदर। दैट इज द रीजन यू कैन सी हाइड्रोजन गैस आज भी और कल भी और परसों भी, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी इन द क्लास। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। H2 को भी हम क्या बोलते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। H2O को भी क्या बोलते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर क्या है, आपका कंपाउंड है, विच एग्जिस्ट फ्रीली, ठीक है। तो जब भी मैं आपको पानी बोलती हूँ या वाटर बोलती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है, हाइड्रोजन 2 एटम, ऑक्सीजन 1, हमेशा आपके दिमाग में अब तो फॉर्मूला बन जाता है H2O। हेवी वाटर का फॉर्मूला बन रहा है कि किसी के दिमाग में D2O याद रह गया है, अरे वाह मजा आ गया, चलो गुड। तो हेवी वाटर भी सबको याद रह गया है, गुड। ठीक है, क्या बताना है वो मैं सोच लूं। ठीक है, आपको बताते हैं ये जो कुछ एटम्स और बताती हूँ, एटम्स जो कि मेटल्स होते हैं,
एटम्स जो कि मेटल्स होते हैं। बहुत सारे मेटल्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फ्री स्टेट का मतलब समझते हो ना सब लोग, मतलब उनको कोई कंपनी नहीं चाहिए। जैसे कि सोडियम, आयरन, आपके हर एक के घर में आयरन होता है। गोल्ड, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे गोल्ड भी, सिंबल भी लिख दिया और नाम भी लिख दिया। सिल्वर, ठीक है, ये फ्री एग्जिस्ट करते हैं। फ्री का मतलब क्या है, ये एक आयरन का ब्लॉक है, ठीक है, एक आयरन का टुकड़ा लिया तो इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोल दिया, आयरन 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 के एटम्स, ठीक है, और इन सब के बीच में ऐसी ज़बरदस्त बॉन्डिंग हो रही है कि इन्हों को कंपनी नहीं चाहिए, बस आयरन ने अपने आयरन को ही पकड़ रखा है, बहुत सारे। और इस तरीके से वो एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन जिस सिर्फ आयरन है, बट आप ये खूब सारे, अगर मैं एक ब्लॉक आयरन का ले रही हूँ तो आयरन में एटम्स एक साथ हैं, ठीक है, इनमें कोई बॉन्ड नहीं होता है, इनमें फोर्स होता है। बॉन्ड इज अलग चीज, बॉन्ड बनाते हुआ, ठीक है, बॉन्ड हम बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन ने आगे बढ़ के हाइड्रोजन के दूसरे एटम से बॉन्ड बनाया। ये सारे एटम्स पास पास एग्जिस्ट करते हैं, देयर इज नो बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड नहीं होता है, ये साथ साथ होते हैं, साथ साथ होते हैं। एंड दे गिव यूजुअली ऑल मेटल्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड होते हैं। मोस्ट मेटल्स सॉलिड होते हैं। एक मर्करी है जो कि लिक्विड में होता है, मर्करी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मैं बताना क्या चाह रही थी, मैं ये बताना चाह रही थी कि जब भी मैं बोलती हूँ गोल्ड, हैव यू हर्ड द टर्म प्योर गोल्ड और द गोल्ड विच वी यूजुअली गर्ल्स वेयर, लेडी वेयर, बॉयज भी कई बार पहन लेते हैं, ठीक है, बट इट डिपेंड्स, गर्ल्स पहनते ही हैं, ठीक है। तो हम जो गोल्ड पहनते हैं दैट इज नॉट प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड। अगर मैं प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड, तुमने सुना होगा, आप छोटे बच्चे हो, 24 कैरेट, ठीक है, 24 कैरेट क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड होता है, जिसकी ज्वेलरी नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, ये सॉफ्ट होता है थोड़ा बहुत, इसको स्टर्डी बनाने के लिए, इसको थिक, स्टर्डी मतलब ठोस, जो आपने इसको शेप दी है वो उस शेप को होल्ड करे, इसके अंदर आप दूसरे मेटल की इम्प्योरिटीज डाल देते हो। तो अगर मैं 22 कैरेट गोल्ड की बात करूँ ना, तो इसके मतलब क्या है, इसमें 24 में से 22 कैरेट तो मैंने इसमें गोल्ड डाला है, और 2 पार्ट क्या है, 2 कैरेट ऑफ अदर मेटल्स हैं, तो इसकी ज्वेलरी बनती है। तो इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि गोल्ड भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गोल्ड कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। सिल्वर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सिल्वर की ज्वेलरी होती है, बट आजकल सबके अंदर हम इम्प्योरिटीज ज़्यादा ऐड करने, भाई 24 कैरेट 24 कैरेट का तो गोल्ड बन ही नहीं सकता, ऑर्नामेंट्स नहीं बन सकते। अगर आपको ऑर्नामेंट बनाना है तो इम्प्योरिटी डालना पड़ेगा, तो आप गलत नहीं कर रहे हो, ठीक है। बट आजकल क्या करते हैं जो शॉपकीपर्स होते हैं, वो पता है 12 और मतलब 16 कैरेट गोल्ड बेच देते हैं, आपको बताते ही नहीं है। 16, सिर्फ 16 पार्ट गोल्ड है और बचा हुआ 8 पार्ट क्या है, दूसरे मेटल्स। सो दैट इज चोरी, दैट इज चोरी। कि अगर आप बता रहे हो कि भैया प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड है, वैसे ही तो वैसे आजकल ठप्पा लगा हुआ होता है, सील होती है हर एक गोल्ड के ऊपर कि भैया ये कितना प्योर फॉर्म है, कहाँ से सर्टिफाइड, कि भैया यहाँ से सर्टिफाइड है, इसमें इतना पार्ट ऑफ गोल्ड है। तो ये वो एटम्स हैं जिनको कंपनी नहीं चाहिए, ये फ्री एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं आपसे गोल्ड बोलूँगी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ योर ऑर्नामेंट, तो आप AU बोलोगे और आगे कुछ नहीं बोलोगे। जैसे कि हीलियम, हीलियम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, खाली HE आता है। बट मैं जैसे ही हाइड्रोजन बोलती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है, H2 आता है, ठीक है। तो इन लोगों को ये एग्जिस्ट फ्रीली। तो अब आगे क्या बताना है, 2 मिनट का और लेक्चर रखेंगे। H, फिर से हम बात करते हैं Fe की, जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, AU की, AG की,
इनको बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑल्दो मॉलिक्यूल टर्म यूज करना गलत है बिकॉज यू नो दैट मॉलिक्यूल एलिमेंट और कंपाउंड को ही बोलते हैं, बट आपकी बुक्स में बता रखी है तो आपको पता होना चाहिए। मोनो वर्ड स्टैंड फॉर वन, ये मैंने शायद 1-2 दिन पहले भी बताया था तुमको। H2O2 N2 इन सबको बोलते हैं डाई, डाई स्टैंड फॉर टू, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, सिर्फ ये बता रही हूँ, डाई ट्राई कहीं देखने को मिल जाए, मेरी याद आए कि यार मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं था, तो मैं पढ़ा रही हूँ भाई, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब तुम्हें लग रहा हो अरे मैम आपने O3 लिख दिया है, आपने तो O2 पढ़ाया था, तो भाई इसका नाम ओजोन है। ओजोन सुना है क्या किसी ने? ओजोन गैस ने छेद कर दिया ऊपर जाके, गलत बोल रही हूँ ओजोन लेयर प्रोटेक्टिव होती है, उसके अंदर छेद हो गया है। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है हमारी, दैट इज रॉन्ग बिकॉज वो हमको सन की रेस से प्रोटेक्ट करती है, कुछ रेस को अंदर नहीं आने देती है। तो अगर वो डिप्लीट हो जाएगी तो लोगों को स्किन की डिजीज होना चालू हो जाएगी, स्किन कैंसर अगर आपने सुना हो तो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो सारी की सारी अच्छी नहीं होती, अच्छी है। आपने विटामिन डी सुना होगा, B12 आजकल लोगों में कम होता है बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द सन रेज। बट अगर बहुत समय के लिए आपको सन से डायरेक्टली एक्सपोज होती है आपकी स्किन तो इट कॉजेस कैंसर। दैट इज द रीजन आपने सुना होगा कि मार्केट में इतना फेमस है यूवी क्रीम्स लगा के जाया करो, सन की से टैन बचने के लिए या सन से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक लेयर क्रीम की थोप के जाते हैं, ठीक है, जिसको हम सनस्क्रीन लोशन बोलते हैं। तो वो क्या होता है, सन की यूवी अल्ट्रावायलेट रेज से आपको प्रोटेक्ट करता है, दैट इज गुड, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कह रही हूँ वो अच्छी बात है, आपको वो लेयर लगानी चाहिए इफ योर स्किन इज सेंसिटिव एंड यू आर सेंसिटिव फॉर योर स्किन दोनों चीज़ें ले सकते हो। ठीक है, कई लोग बहुत, चलो आगे बात करेंगे, इस बारे में नहीं करेंगे। सो NH3, NH3 के अंदर कितने एटम्स हैं? 4, 3 हाइड्रोजन के और 1 नाइट्रोजन के, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4, तो इसको बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये बस इतना सा लिख लो आज के लिए। अमोनिया, NH3 का कॉमन नेम होता है अमोनिया। अमोनिया अगेन इट इज अ गैस, अमोनिया गैस, अमोनिया। O3 इज ओजोन, मैंने गलत नहीं लिखा है, मैं O2 अभी भी ऑक्सीजन गैस ही है और